नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी माह के चारों सप्ताह के वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। चारों सप्ताह के चारों वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया, काफ़ी लाइक किया, कमेंट किया, लोगों को शेयर भी किया और आप लोगों के दिए गए प्रोत्साहन से ही मैंने आगे के वीडियो बनाना शुरू किया है। मार्च माह का प्रथम सप्ताह का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको ए और बी दो पार्ट में बांट दिया है। ए पार्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, बी पार्ट आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 21 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्थानों को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विषयवार रैंकिंग में टॉप 100 रैंक में जगह प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसमें प्रथम यूनिवर्सिटी आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िएगा। इसमें प्रथम यूनिवर्सिटी IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। टोटल अगर देखा जाए तो 12 यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में जगह बनाई है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया की 12 यूनिवर्सिटियों ने IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT बेंगलोर, IIT गुवाहाटी, IIM अहमदाबाद, JNU, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदल विश्वविद्यालय। एक बात मैं आपको बता दूं, जो IIT मद्रास है यह वर्ल्ड लेवल पर 30वें स्थान पर है, यानी टॉप 100 में उसने 30वें नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा IIT बॉम्बे की अगर हम बात करते हैं, IIT बॉम्बे ने जो है 41 नंबर पर अपना स्थान बरकरार रखा हुआ है। एक खास बात यह है कि OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, शीर्ष 100 की सूची में एकमात्र निजी संस्थान है। जी हाँ, अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो रमेश पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटी डे से भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 5 तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ, 5 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत में सभी सुरक्षा बलों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनके योगदान के लिए सारे के सारे सुरक्षा बल जो है समर्पित है। यह पुलिस कर्मियों, अर्धसैन्य बलों, कमांडो, गार्ड, सेना आदि सभी सुरक्षा बलों के बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्टिकुलर किसी एक सुरक्षा बल के लिए नहीं, आपके पुलिस, सैन्य, कमांड, गार्ड, सेना सभी लोगों के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रणाली के लिए एक शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारतीय सुरक्षा परिषद का वरिष्ठ अधिकारी होता है। इस समय जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल। जी हाँ, अजीत डोभाल जी है इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को किस अनाज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? जी, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में आपका बाजरा घोषित किया गया। 1 अप्रैल 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 से 2025 तक पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा की है। बाजरा एशियाई और अफ्रीकी देशों में महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। क्यों एक है? क्योंकि बाजरा में प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व और फाइबर का एक बहुत ही अधिक समृद्ध स्रोत पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की सूची में कुछ चीज़ें और डाली गई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मनाया जाएगा। इसके अलावा आर्टिजनल मत्स्य और एग्रीकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2022 को मनाया गया है और फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। हुरूल ग्लोबल रिच लिस्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, कौन सा विकल्प गलत है, मैं आपको हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ ताकि एक गलत होगा तो कम से कम 3 फैक्ट तो सही होंगे जो आपको याद होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न आपको देता हूं। चलिए इसमें विकल्प देखते हैं। सूची के अनुसार चीन में अधिकतम अरबपति हैं। जी हाँ, इस सूची में दिया गया है चीन में अधिकतम अरबपति हैं। सूची के अनुसार एलोन मस्क पहली बार दुनिया के सबसे अमीर बने। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहली बार ये दुनिया के पहले सबसे अमीर आदमी बने हुए। सूची 2001 में अमेजन के जेफ बेजोस को दूसरे स्थान पर रखा गया। जी, ये भी सही है, अमेजन दूसरे स्थान पर, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हो गए और एलोन मस्क जो है इस बार पहले स्थान पर आ गए। सूची 2001 में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर, एशिया के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के 8वें सबसे अमीर हैं। जी, ये भी सही है। अगर देखा जाए तो इसमें चारों विकल्प सही हैं, तो गलत वाला तो हटा ही दीजिए, इसके चारों विकल्प सही है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं, जोंग शानशान ने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। एशिया में मुकेश अंबानी पहले सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिसकी वजह से अब मुकेश अंबानी एशिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा सूची 2021 के अनुसार वॉलमार्ट के एलिस वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर महिला हैं। कौन है अमीर महिला? एलिस
जी हाँ, एलिस वाल्टन जो है दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। और सूची 2011 में सबसे अमीर युवा की हम भारतीय युवा की तो इंस्टाकार्ट के अपूर्वा मेहता और जेरोधा के निखिल कामत जो है सबसे अमीर युवा भारत के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर एक अंतरिक्ष तूफान की खोज की है? जी हाँ, उत्तरी ध्रुव पे इन्होंने अंतरिक्ष तूफान की खोज की है। वैज्ञानिकों ने पहली बार उत्तरी ध्रुव पर ऊपरी वायुमंडल में एक अंतरिक्ष तूफान की खोज की है। यह उपग्रह डेटा के पूर्वव्यापी विश्लेषण के दौरान चीनी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। अंतरिक्ष तूफान 20 अगस्त 2014 के उपग्रह डेटा में देखा गया था और अवलोकन का विवरण फरवरी 2021 में प्रकृति संचार में प्रकाशित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय सेना में उत्तरी कश्मीर में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। संबंधित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में अपना पहला सामुदायिक रेलवे स्टेशन लॉन्च किया, वो रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। यह भारतीय बारामूला जिले में लॉन्च किया गया है, ये सही है। इसका नाम रेडियो विचार 90.0 हर दिल की धड़कन है, जी ये भी सही है। इसका उद्घाटन 4 मार्च 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, ये गलत है। और स्थानीय युवाओं के बीच की खाई को पाटना तथा समुदाय के विभिन्न लोगों से जुड़ने का एक अनूठा तरीका माना गया है, ये भी सही है। तो देखते हैं, इसका उद्घाटन 4 मार्च 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने किया था। जी हाँ, BS राजू ने किया था, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने इसका उद्घाटन किया था। भारतीय सेना की अगर बात करते हैं तो यह दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो RK सिंह भदौरिया हैं। जल सेना अध्यक्ष के एडमिरल करमबीर सिंह हैं। थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और डिफेंस ऑफ चीफ स्टाफ यानी कि CDS की बात करते हैं तो ये बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, DRDO ने मिसाइलों के लिए SFDR तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही क्वेश्चन उल्टा पूछता हूँ मैं, सही नहीं है। जी हाँ, इसका पूरा नाम सॉलिड फ्यूल एक्टेड रैमजेट है, ये सही है आपका। इस तकनीकी का उद्देश्य लंबी दूरी की हवा से हवा में चलने वाली मिसाइलों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास करना है, ये भी सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी, जी ये भी सही है। DRDO रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये गलत है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में नहीं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिस भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। अध्यक्ष के सिवान है। DRDO की बात करते हैं तो DRDO डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं, जो रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। कौन? G सतीश रेड्डी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सरकार ने 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। समिति में 259 सदस्य शामिल हैं। इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समिति उत्सव के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देशित करेगी। उत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू होगा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का यह उत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू होगा। सरकार आज़ादी के लिए 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाएगी। जी हाँ, ये टैग याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1947, जी हाँ 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन के उपनिवेशवाद स्वतंत्र घोषित किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 1930 की, जिसमें गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। जी हाँ, मार्च 1930, ये डेट याद रखिएगा, आधुनिक भारत में बहुत पूछी जाती है। जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के रूप में चलाया गया था। 24 दिनों की इन्होंने यात्रा की थी। जी हाँ, 24 दिनों की यात्रा की थी और डिस्टेंस थी लगभग 400 किलोमीटर। यही इनकी हेल्थ का राज था। डिस्टेंस थी लगभग इनकी 400 किलोमीटर की। अहमदाबाद यानी कि साबरमती अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया था। यह डिस्टेंस चले थे ये पैदल, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न करके, नमक सत्याग्रह करके नमक कानून को ये तोड़ सकें। प्रश्न नंबर 30। हाल ही में 4 मार्च को मनाया गया चाबहार दिवस पर INSTC में शामिल होने के लिए निम्न में से किस देश ने रुचि नहीं जाहिर की है? जी हाँ, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रुचि जाहिर नहीं की है, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान ने रुचि जाहिर की है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये INSTC क्या है, चाबहार जो है बंदरगाह INSTC है क्या? इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा है प्यारा भारत और ये इंडिया के पीछे है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, जब हम कोई भी अपने यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे इन कंट्रियों के लिए, ये जो कंट्री आपके दिख रहे हैं, इन कंट्रियों के लिए हम कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते थे तो हमें पाकिस्तान के पास से
होकर गुजरना होता था। पाकिस्तान इसमें जो है अपनी ज़्यादा हठीलापन दिखाता था या ज़्यादा शेष लगाने की कोशिश करता था या अपनी वैल्यू ज़्यादा समझता था। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये यहाँ पर है आपका ईरान। ये तो इंडिया ने क्या किया है, पाकिस्तान को बायकॉट करके डायरेक्ट ईरान में जो है चाबहार बंदरगाह को जो है इसने विकसित कराया। अब चाबहार बंदरगाह विकसित हो जाने के बाद में जितने भी इधर के राष्ट्र आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे राष्ट्र जो है इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए और हमने पाकिस्तान को इसमें बायकॉट कर दिया। ये इसमें ईरान और मेन चीज़ अगर हम देखें तो ईरान और पाकिस्तान के पीछे आपका जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को भी हम डायरेक्ट माल सप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अफगानिस्तान वगैरह को माल सप्लाई करते थे तो पाकिस्तान के अंदर से होकर हमें गुजरना होता था। तो INSCT भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस क्षेत्र के अन्य देशों को यूरोप के बीच एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क के रूप में बनाया गया। ये देखिए, ये यहाँ से चलता है, ये यहाँ तक। इसमें आपके अफगानिस्तान, रूस क्षेत्र के सारे छोटे मोटे जो देश हैं सबको ये कनेक्ट करता है। मई 2015 में भारत ने ईरान के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया था, किसके लिए, चाबहार के लिए, जिसके अंतर्गत चाबहार बंदरगाह के विकास के रूप में भारत ने अपना योगदान अनुबंध साइन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस स्थान पर AI आधारित चेहरा पहचान प्रणाली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, NHI द्वारा या इंडियन एयरलाइंस द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये NHI द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHI द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का अर्थ है मशीनों के द्वारा दर्शाई गई बुद्धिमत्ता। एलन ट्यूरिंग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीकी की मदद से NHI कर्मियों की परियोजना स्थल पर उपस्थिति को भी ट्रैक किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1988 में इसका गठन किया गया था। प्राधिकरण ने फरवरी 1995 में कार्य करना शुरू किया था। अगर आज की डेट में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करें तो पहले नेशनल हाईवे 7 को लोग काउंट करते थे, अब NH44 है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, NH44 भारत का सबसे लंबा चालू सड़क मार्ग है। शुरुआत इसकी श्रीनगर से होती है और अंत इसका कन्याकुमारी में जाकर खत्म होता है। नितिन गडकरी भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के मंत्री हैं। इनका बहुत बड़ा इनके मंत्रालय का नाम बहुत बड़ा है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी लेकिन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। ... ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक GD का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। तो इनका नाम है कुलदीप सिंह। AP माहेश्वरी को, ये जो आपके दिख रहे हैं AP माहेश्वरी, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। CRPF की बात अगर करते हैं तो CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939, जी हाँ याद रखिएगा, 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत आता है, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल ... लॉन्च किया। तो ये आपका बांग्ला BDApps.com, ये पोर्टल लॉन्च किया गया। BDApps बांग्लादेश का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल है आज की डेट में। यह लगभग 23,000, जी हाँ 23,000 ऐप्स की मेज़बानी करता है। यानी इस पोर्टल में जो है लगभग 23,000 ऐप्स समाहित हैं। पोर्टल का उपयोग किसी भी ऐप्स डेवलपर द्वारा किया जा सकता है। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्व में स्थित है। अगर हमारा ये भारत है, ये हमारा अगर भारत है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो है बांग्लादेश स्थित है। इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है, PM शेख हसीना है। भारत की सबसे लंबी सीमा अगर किसी देश से बनती है तो वो भारत से बनती है। सीमा की लंबाई है 4096, जी हाँ 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा है। ये देश के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जी हाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से देश में सीमा बनाता है। एक चीज़ और पूछ सकता है इसमें, कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्ला के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो है आपका त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार के तहत डॉक्टर सूर्यबाला को 5 लाख रुपए की नगद राशि, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र तथा एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं, ये तस्वीर में देख रहे हैं आपके, इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनका नाम है CV रमन। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाना है। 1928, जी हाँ 20 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने खोज की थी। इस खोज को रमन प्रभाव
के नाम से जाना जाता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में 1930 को नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के साथ हॉटलाइन सेवा शुरू की गई थी? तो भारत और चाइना के साथ में हॉटलाइन सेवा शुरू की गई थी। ये सारे लोग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस समय केस चल रहा है चाइना के साथ में भारत का। चलिए आगे देखते हैं। और इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो चीन विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ऋणदाता है आज की डेट में। जी हाँ, वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा ऋणदाता है और ये ऋण देने के पीछे इसकी नीयत साफ नहीं रहती है। किसी भी देश को पहले ऋण देता है, जबरदस्त तरीके से ऋण देता है। ऋण फिर जब वो देश चुका नहीं पाता है तो उसकी भूमि को अधिग्रहित करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं 2017 में श्रीलंका से इसने हम्पन टोटा इसी तरीके से अधिग्रहित कर लिया और 99 साल के लिए उसको अपने अधिकरण में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? देखिए, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को हर साल विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ यानी चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। जी हाँ, 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी में मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो ये आपका भारत है। अमेरिका ने भारत के साथ में मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा, जहाँ पर मेंढकों की खोज की गई है? ये भारत के प्रायद्वीपीय भारत में। ये क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को अपनी टेस्ट टीम का नया कप्तान चुना है? तो दक्षिण अफ्रीका की टीम है। डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में 39.8 के औसत से 4260 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में इनके नाम केवल 104 रन ही दर्ज हैं। यहाँ के राष्ट्रपति श्री रामफोसा हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियनशिप एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो आप फोटो देख के पहचान गए होंगे, ये हमारे भारत की शान है। जी हाँ, इनका नाम है MC मैरी कॉम। इनके नाम से MC मैरी कॉम के नाम से एक मूवी बनी है जिसमें MC मैरी कॉम का रोल प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। का जन्म 1983 कांथेई में मणिपुर में हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के बीरेन्द्र सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति समझौता किया है? तो ये आपका फिलीपींस है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात आती है, यहाँ पर रूस आता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। रूस के साथ बात मत कीजिएगा। रूस के द्वारा ये मिसाइल बनाई जाती है, लेकिन ये इस मिसाइल का समझौता फिलीपींस के साथ हुआ है। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत और भी तमाम उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, इसका नाम कैसे रखा गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तो ब्रह्म और मोस्कवा नदी के नाम से मोस यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल एरोस्पेस द्वारा डिजाइन की गई है, विकसित और निर्मित की गई है। अगर यहाँ के हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो रोड्रिगो ड्यूटेरियो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? फिलीपींस के। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी सबसे पहली अपडेट आप तक पहुँचे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।